प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2021 के सामान्य अध्ययन के पेपर को देखेंगे। दोस्तों, देखा जाएगा किस तरीके के प्रश्न आए हुए थे, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2021 के जो सामान्य अध्ययन का पेपर था उसको हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस किया जाएगा। पेपर के नेचर क्या थे, आगामी जो एग्जाम्स है समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024 उसमें किस तरीके के, तो आपको काफी उसमें हेल्प मिलेगा। आइए दोस्तों देखा जाए क्या है इस सेट में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घटना दिया है करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। बताइए दोस्तों, तो इसमें आपको घटना है काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो काल क्रमानुसार आपको क्या है दोस्तों, व्यवस्थित करना। ये चीज आपको ध्यान में रखना, काल क्रमानुसार क्या है, व्यवस्थित करना। तो जो सबसे पहले घटना घटित हुई है उसको, फिर उसके बाद बाकी वाली घटना को रखेंगे। चलिए, करजन वायली की हत्या कब होती है दोस्तों, तो करजन वायली की हत्या मदन लाल ढीगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर दी जाती है। 1 जुलाई 1909 ईस्वी, 1 जुलाई 1909 ईस्वी, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को करजन वायली की हत्या मदन लाल ढीगरा के द्वारा कर दी जाती है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 ईस्वी को होता है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को मृत्युदंड होता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब होता है, 1881 ईस्वी को, 1881 ईस्वी को होता है। अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब करते हैं, तो हो जाएगा 1912 ईस्वी, 1912 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 1912 ईस्वी को करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कूट को मिला लिया जाए सही। पहले देखिए, पहले घटना सर्वप्रथम कौन सी घटित हुई है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। तो तीसरा पहले आ जाएगा दोस्तों। तीसरा के बाद क्या आएगा दोस्तों, बताइए। तीसरे के बाद क्या आ जाएगा, दूसरा खुदीराम बोस को मृत्युदंड, दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों पहला आ जाएगा करजन वायली की हत्या, और फिर लास्ट में आ जाएगा अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो देखा जाए दोस्तों कौन सा कूट सही है, 3 2 1 4 किसमें है, 3 2 1 4। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, फैक्ट का अधिक डिमांड कर रहा था, तो इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे। आगामी जब एग्जाम्स होगा किसी भी कंपटीशन के पेपर में, तो ये आपको फैक्ट काफी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, तो अब देखिए जो खुदीराम बोस को मृत्युदंड किस रेफरेंस में दिया जाता है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना होती है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अभियुक्त बनाए जाते हैं। और इसी क्रम में देखेंगे खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढीगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 1881 ईस्वी को होता है। अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912 ईस्वी को होता है। तो देखेंगे दोस्तों, फैक्ट पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना दिया गया। तो आप पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो इससे जो हमको एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का नेचर किस तरीके के हैं, एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके तहत आप अपनी रणनीति जो है तैयारी की बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखा जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंग्लिश में भी दिया, देखते रहिए। स्थान और वर्ष देखिए, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस 1916, 1905, 1946, 1925। तो एक कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कब किस वर्ष हुआ और कहां पर हुआ, ये आपको मैच कराना है। देखिए, मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है, यहाँ पर सन दिया हुआ, तो कौन सा प्रश्न संभावित हो सकता है, 1946। 1946 ईस्वी में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है।
किसकी अध्यक्षता में होता है दोस्तों? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? मेरठ में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा। कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा की जाती है। तो चौथा हो जाएगा कानपुर। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में होता है, सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में होता है, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला। और बनारस में 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। तो डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो हमारा कूट क्या बनेगा? 3 4 1 2। किस ऑप्शन में सही है दोस्तों? 3 4 1 2। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 3 4 1 2। तो इस तरीके से देखेंगे 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की जाती है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की जाती है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। और 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कूट क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। तो दोस्तों जब प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए तो उसको नोट डाउन करते रहिए, साथ ही जो फैक्ट है, जिस तरीके के पेपर आ रहा है, उस तरीके से अपनी तैयारी को जो है अंतिम रूप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो पेपर देखना बहुत जरूरी है, पढ़ते जाना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। किस तरीके की एग्जाम्स में पेपर आ रहा है, जो आगामी समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स है 2024 में, उसमें आपको इस पेपर के आधार पे अपनी रणनीति को और अच्छा करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, युद्ध दिया हुआ है और वर्ष आपको मिलान करना है। चलिए, कूट यहाँ पर दिया हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। यहाँ पर वर्ष दिया हुआ आपको मैच करना है। देखिए दोस्तों, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है दोस्तों? तो 1780 से 1784 में कब होता है? एक क्या हो जाएगा? दूसरा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है दोस्तों? तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य होता है। ठीक है, ये चीज होगा। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ लिख लेते हैं, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब होता है? द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब होता है? तो यह हो जाएगा 1750 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी के मध्य होता है। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है दोस्तों? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य होता है। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है? 1878 ईस्वी से 1880 ईस्वी के मध्य होता है। तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, कूट क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस ऑप्शन में सही है? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 4 1 3। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। ठीक है, अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के मध्य होता है। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे द्वितीय आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध है, वहां पर द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध आपको मालूम होना चाहिए कब हुआ दोस्तों? तो ये 1750 ईस्वी 1754 ईस्वी के मध्य होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय गवर्नर रहते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर देखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद में जो यूरोपीय शक्तियां ब्रिटेन और फ्रांस जो है अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। इस तरीके से जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है आरंभ हो जाता है। उसके बाद देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
ये 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य होता है। इसमें जो पूना के पेशवा हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर के जो होलकर वंश हो गए, तो इन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों के मध्य क्या है युद्ध अलग अलग लड़ा जाता है। फिर इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और पेशवा, सिंधिया, होलकर और जो है भोसले अलग मतलब वंश से क्या है संधि की जाती है। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है मराठा सरदारों के बाद क्या है उससे संधि किया जाता है। इसमें देखिए कि बसीम की संधि होता है, सूरजी अर्जन की संधि होता है, राजपुर घाट की संधि होता है। ये युद्ध के तत्पश्चात होता है। ठीक है, अंग्रेज इसमें क्या है विजित होते हैं। अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो लॉर्ड वेलीजली कौन था गवर्नर दोस्तों, तो लॉर्ड वेलीजली हो गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लीटन था। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए तो इससे रिलेटेड जो अन्य बातें हैं वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। उसको आप रेफरेंस बुक से भी एक जगह नोट्स बना लेंगे तो कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पर युद्ध और वर्ष दिया हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार युद्ध के साथ जो मेन मतलब कैरेक्टर है जिनके मध्य युद्ध लड़ा गया, किस विषय के कारण, किस क्षेत्र में या किस वजह से लड़ा गया, वो भी हो सकता है मिलान करने के लिए आ जाए। तो इस तरीके से आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं। या युद्ध जो है द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, या और भी जो युद्ध है उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, उस तरीके से भी क्या मिलान करने के लिए आ सकता है। द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल लीटन थे। द्वितीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के समय गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। तो इस तरीके से युद्ध और गवर्नर का मिलान भी आ सकता है, तो आप वहां से चीजें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है पढ़िए आप। नीचे दो दिए गए कथन है और एक को अभिकथन और दूसरे को कार्य कहा गया है। अभिकथन क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विचार के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या है गठन किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या है दोस्तों गठन किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या है दोस्तों यहाँ पर गठन किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के क्या गठन किया, ये चीजें हो गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। वह ब्रिटिश जनमानस को क्या है दोस्तों प्रभावित करना चाहते थे। बताइए दोस्तों इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय प्रश्नों पर विचार के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में क्या है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो स्टेटमेंट क्या है सही है, 1866 ईस्वी में करते हैं। कारण दिया हुआ ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो कारण भी क्या है दोस्तों सही है। और कारण क्या है कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में दोस्तों 1866 ईस्वी में, तो ये जो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इसी उद्देश्य से किया जाता है कि भारत में जो समस्याएं व्याप्त हैं राजनीतिक, सामाजिक और जो भारत की स्वतंत्रता की जो है आकांक्षा, तो इन सब चीजों को बातों को सही ढंग से ब्रिटेन के लोगों को बताने के लिए है, भारत की समस्याओं से अवगत कराने के लिए, भारत की जो समस्याएं हैं वहां के लोगों को और विश्व को जो है अवगत कराने के लिए लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया जाता है। ठीक है, और वह ब्रिटिश जनमानस को क्या प्रभावित करना चाहते थे। तो दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑन इंडियन क्वेश्चंस। रीजन था ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो इस तरीके से रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, और क्या है रीजन क्या है एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1866 ईस्वी में। तो इस तरीके के जब प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे तो जो फैक्ट है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। हो सकता है आगामी एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न आ जाए आपके। ठीक है, तो ये है इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप समीक्षा अधिकारी का पेपर 2024 में देने जा रहे हैं,
तो एग्जाम तीसरी आपको जो संख्या निकालने का प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करना बहुत ही मस्ट हो जाता है। पेपर किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके के उसमें फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने दोस्तों, बताइए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, पढ़िए इसको 5वें क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल कर्मानुसार क्या है दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो घटना दिया है, काल कर्मानुसार उसको व्यवस्थित करना है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब किया जाता है दोस्तों? बताइए 1913 ईस्वी को किया था। कब किया था दोस्तों? 1913 ईस्वी को किया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी को किया जाता है। तो 1905 ईस्वी को किया जाता है। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन कब होता है? 1780 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? 1780 ईस्वी में। तो 1780 ईस्वी में होता है। फिर सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में होता है। 1784 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों जो साक्षात्कारी प्रीलिम्स 2021 था उसमें काफी फैक्ट आए हुए हैं और फैक्ट को जो है अलग अंदाज में क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको पता रहे कि तब हो सकता है जाके फाइनली आप क्वेश्चन को सही कर ले, या गेस से क्वेश्चन आपका सही हो जाए। संभावना कम ही लग रहा है गेस से क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो आपको फैक्ट तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी बनाया जाता है कब? 1913 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में होता है। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में होता है और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया चीजें, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए तो पहला क्या हो जाएगा घटना, तीसरा हो जाएगा दोस्तों हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 3 नंबर। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद आ जाएगा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दूसरा हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद लास्ट में हो गया लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। क्या हो जाएगा? पहला। देखिए दोस्तों कौन सा प्रूफ सही है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला किसमें है? तीसरा, चौथा और दूसरा, पहला। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? चलिए दोस्तों बताइए। तो फिरंगिया की रचना, जो फिरंगिया कविता है उसकी वो किस कवि ने लिखा है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह और राजेंद्र पांडे। तो फिरंगिया जो कविता है वो किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है? तो ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनोरंजन ने। कौन, किसने लिखा? मनोरंजन ने। तो मनोरंजन नामक कवि ने दोस्तों, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन नामक कवि ने भोजपुरी में क्या कविता लिखा? फिरंगिया कविता लिखा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन देखा जाए। 7वां क्वेश्चन देखिए आ गया आपके सामने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट है, फिर ऑप्शन पे हम आएंगे। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। कोड दिया केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। बताइए दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको डिटेल मालूम होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। बताइए सही है? नहीं, गलत है।
क्योंकि कब हुआ था? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? वो 10 जून लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ जून के जगह पे जुलाई रहता तो क्वेश्चन हमारा क्या होता? सही हो जाता। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक था कि जो ब्रिटिश अधिकारी है वो भारत के जो रीति रिवाज है, जो भाषाएं हैं, भारत के जो कल्चर है, उनके बारे में क्या हो, मतलब जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ पे जो अच्छा शासन प्रशासन स्थापित कर पाएंगे भारत में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर 10 जून 1800 ईस्वी लिखा है, तो जून नहीं है दोस्तों, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को है। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से फैक्ट में इतना करीबी से गलती हो जा रहा है। तो इसलिए कुछ चीजें जो है उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। देख रहे हैं कितना करीबी फैक्ट पूछ लिया जा रहा है। 1800 ईस्वी रहेगा यार, तब भी आप गलत कर जाएंगे। तो एग्जैक्ट सन के साथ, डेट के साथ पूछ लिया गया है पेपर में, है। तो ये कब है? फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स की स्थापना में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होता। कब होता दोस्तों? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को होता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्या दिया हुआ है? 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 8वां देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? भारत में अब बताना है सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का, सेंट्रल जो रेवेन्यू था वो कितना स्पेंड किया जाता था, कितना मनी जो स्पेंड होता था जो डिफेंस फोर्सेस थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सैन्य जो बल थे इसके बारे में आपको बताना, जो मिलिट्री फोर्सेज है ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन 40%, बी ऑप्शन 45%, सी ऑप्शन 50% और डी ऑप्शन है 55%। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40%। ठीक है, पूरी तरीके से प्योर फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर गेस का कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता रहेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40%। चला जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले स्थान और क्षेत्र है, तो सही नहीं है सुमेलित, आपको ये बताना, ध्यान देना दोस्तों, सही नहीं है। ए ऑप्शन है जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, सी ऑप्शन बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। एक गलत दिया हुआ है, बलदेव छठ का मेला पश्चिमांचल होना चाहिए। बलदेव छठ का मेला कहाँ आयोजित किया था? मथुरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में, और प्रमुख रूप से मथुरा में आयोजित किया जाता है बलदेव छठ का मेला। तो यहाँ मथुरा होना चाहिए तो दोस्तों, या पश्चिमांचल रहता तो सही हो जाता, पश्चिमांचल। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में मनाया जाता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल आगरा के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में मनाया जाता है, और बलदेव छठ का मेला मथुरा में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 10वां नंबर पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन दिया है 1832 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1834 ईस्वी और 1835 ईस्वी। बताइए दोस्तों, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। कब किया था दोस्तों? 1833 ईस्वी में किया जाता है। कब किया जाता है? 1833 ईस्वी में किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1833 ईस्वी। 11वें नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष स्थापित हुआ? इलाहाबाद के किले
प्रयागराज के किले पर, बताइए। ऑप्शन दिया है 1790 ईस्वी, 1792 ईस्वी, 1796 ईस्वी, 1797 ईस्वी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1797 ईस्वी। कब हुआ दोस्तों? 1797 ईस्वी को प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शन दिया है कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दरोगा। दरोगा को क्या कहा जाता था? कंपनी बहादुर की शानो शौकत का अस्थायी प्रतिनिधि माना जाता था। चलिए दोस्तों 13वें नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या दिया हुआ है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों घटना दिया है काल क्रमानुसार, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जो प्रीलिम्स 2021 का पेपर था उसमें फैक्ट बहुत टफ आए हुए थे, कठिन आए हुए थे, और उसमें भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया गया है। तो वन लाइनर फैक्ट नहीं पूछा गया, पूछा भी गया है लेकिन वन लाइनर फैक्ट क्या है, इसमें फैक्ट भी दिया साथ ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया। तो कई प्रकार के फैक्ट को एक साथ करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है तो और ही कठिन हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम हॉल में दोस्तों। ठीक है चलिए तो कोई बात नहीं, इसको आप पेपर को सॉल्व करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और आगामी एग्जाम जो है अगर इससे रिलेटेड कोई फैक्ट आपको पेपर में आता है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो क्रमानुसार व्यवस्थित करना दोस्तों। तो बताइए भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसोडों में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो बताइए दोस्तों, तो देखा जाए तो बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब होता है? 1854 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो कौवाजी नाना भाई डावर, कौवाजी नाना भाई डावर के द्वारा जो है 1854 ईस्वी में बंबई में प्रथम कपड़ा मिल प्रारंभ किया जाता है। ठीक है ये चीज। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब हुआ दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में हुआ, जमशेदपुर में। 1907 ईस्वी दोस्तों, ठीक है 1907 ईस्वी में। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब होता है दोस्तों? तो यह होता 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में होता दोस्तों, 1855 ईस्वी में होता। कब होता दोस्तों? 1855 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी में होता है दोस्तों। ठीक है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया? 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों फैक्ट हो गया। अब का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लिया जाए कौन सा होगा। तो पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ क्या हो जाएगा? चौथा नंबर पहले होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ 1855 हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। फिर उसके बाद बताइए दोस्तों क्या आएगा? फिर आ जाएगा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1907 ईस्वी, तीसरा स्टेप आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1932 ईस्वी। तो हो जाएगा पहला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें? तो चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। ठीक है तो बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ 1854 ईस्वी में कौवाची नाना भाई डावर के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1907 ईस्वी में होता है। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ 1855 ईस्वी में, और भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1932 ईस्वी। तो कालक्रमानुसार हम लोगों ने व्यवस्थित कर लिया। चला जाए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखा जाए, उसमें क्या प्रश्न आए हुए हैं देखिए। तो प्रश्न दिया हुआ दोस्तों
पढ़िए दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप देखिए स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो स्टेटमेंट एकदम सही है दोस्तों। और परीक्षा कहां पर हुआ? सर्वप्रथम इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में दोस्तों। इस भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन सर्वप्रथम कहां कराया गया? प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। ठीक है दोस्तों, फैक्ट मालूम होगा आपको। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि 1941 आते आते भारतीयों का जो प्रतिशत है भारतीय सिविल सेवा के परीक्षा में पास करके मतलब सर्विस में आने का, तो सिविल सेवा में क्या यूरोप वासियों से, यूरोपियन लोगों से क्या है? अधिक हो गया था। तो कौन सा पूर्ण सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक और दो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन कारण का है और कूट आपको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देखिए स्टेटमेंट दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। तो स्टेटमेंट क्या है? सही है, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था। कारण दिया है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो बताइए दोस्तों, कारण सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कारण क्या है? गलत हो गया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण मतलब वो त्याग दिए थे नाइटहुड की उपाधि को। तो इस तरीके से दोस्तों देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कारण गलत है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पॉलिटी का क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? ऑप्शन दिया है 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो बताइए दोस्तों, कोरम गणपूर्ति, राज्य विधानमंडल की कोरम गणपूर्ति कितना होना चाहिए? तो है दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। इसका उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में गणपूर्ति के बारे में जिक्र किया गया है। राज्य विधानमंडल में जो गणपूर्ति है, राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा और विधान परिषद में कोई कार्य प्रणाली तभी आरंभ होगा जब वहां पर गणपूर्ति होगा। गणपूर्ति से तात्पर्य है दोस्तों जो सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। ठीक है, गणपूर्ति होगा तभी उस सदन की जो है बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और कार्य के आरंभ किया जा सकता है, कोई एक्ट और बिल लाया जा सकता है। तो गणपूर्ति होना अनिवार्य है। इसका उल्लेख हमको अनुच्छेद 189 में किया गया है, 189। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हिस्ट्री का आ गया आपको दोस्तों। इतिहास के क्वेश्चन टफ आए हुए हैं, काफी फैक्चुअल आए हुए हैं। ठीक है, देखिए काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब होता है दोस्तों? तो 1924 ईस्वी में होता है काकोरी षड्यंत्र केस। प्रधान आरोपी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मतलब फांसी दी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ऑप्शन है डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस,
पीटर मुंडी फर्नाओ नुनीज। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो कौन पुर्तगाल देश का नहीं था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी दोस्तों इटली का था। कहां का था? इटली देश का था दोस्तों। पीटर मुंडी था, इटली का था दोस्तों। यह किसके शासन काल में भारत आया था? तो मुगल जो शासक थे शाहजहां के शासन काल में पीटर मुंडी भारत आता है। किसके शासन काल में आते हैं? शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में कौन आता है? इटली यात्री पीटर मुंडी आते हैं। ठीक है दोस्तों, इटली के यात्री थे पीटर मुंडी। किसके यात्री थे? इटली देश के, इटली के यात्री थे। किसके शासन काल में भारत आए थे? तो मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में पीटर मुंडी जो है आए थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो पीटर मुंडी। पीटर मुंडी इटली के थे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, दुआर्ड बारबोसा और डोमिंगो पास किसके शासन काल में भारत आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आए थे। किसके शासन काल में? कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आए थे। ये किस वंश के शासक थे? तुलुव वंश के शासक थे। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो तुलु वंश था उसके शासक थे। तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, 4 वंश जो है आते हैं। ठीक है, ये चीज मालूम है। तो तुलु वंश के कौन थे? कृष्णदेव राय। उनके शासन काल में पुर्तगीज यात्री दुआर्ड बारबोसा और डोमिंगो पायस आए थे। फर्नाओ नुनीज जो पुर्तगीज यात्री है वह तुलु वंश के शासक अच्युत देव राय के शासन काल में भारत आए थे। किसके शासन काल में? तो फर्नाओ नुनीज किसके शासन काल में आया था भारत? तो अच्युत देव राय। तो अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना है और प्रयुक्त विकास मॉडल की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल को क्या करना है? मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और इधर मॉडल के बारे में दिया हुआ। देखिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, महाल नोबिस मॉडल पर। और तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था दोस्तों? तो यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो मिला लिया जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? हेरोड डोमर मॉडल। तो एक और दूसरा हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था महाल नोबिस मॉडल पर, तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो गया। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, तो सी का हो जाएगा पहला। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों कौन सा कूट बनेगा? 2 4 1 3। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 4 1 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन बताइए। बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद। तो निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, लहना। तो लहना को गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी?
ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो सही ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन करेक्ट है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। चला जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके सामने। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का क्या है अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो बताना बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था जिसका अपॉइंटमेंट मुगल बादशाह द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया है मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को जो है मुगल बादशाह कौन से मुगल बादशाह थे जो अपॉइंट किए थे? फर्रुख सियर। तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो उस समय कौन से मुगल बादशाह थे? तो फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, फर्रुख सियर। ठीक है दोस्तों, कौन से थे? तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा, मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया जाता है मुर्शिद कुली खां को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बताइए दोस्तों। नौसंदी का मेला, बाबरो बाबा का मेला, फूल डोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नौचंदी का मेला। तो नौचंदी का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। तो नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। ये चीज है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो सही हो जाएगा नौचंदी का मेला। ठीक है, चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा क्या कह रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महिब नारायण सिंह। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह के द्वारा बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है और वर्तमान अवस्थिति है। ए ऑप्शन दिया है कोल, कोइल, अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय, श्री कन्नौज, जेजाक, भुक्ति, कौशाम्बी। तो कह रहा है दोस्तों सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, जेजाक, भुक्ति, कौशाम्बी। ये गलत दिया हुआ दोस्तों। जेजाक भुक्ति का जो पूर्व मध्यकालीन शहर था उसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान अवस्थिति क्या है? बुंदेलखंड। तो जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र उसको क्या कहा जाता था? जेजाक भुक्ति कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, प्राचीन मतलब पूर्व मध्यकालीन नाम था जेजाक भुक्ति, वर्तमान नाम क्या है? बुंदेलखंड। अब दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो
प्राचीनतम कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे भारत में। तो उसमें से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे? 6, 7, 8, 9। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 महाजनपद जो है वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। कितने महाजनपद थे दोस्तों? 8 महाजनपद अवस्थित थे। तो वह 8 महाजनपद कौन कौन से हैं दोस्तों, बताइए। उसको लिख लिया जाए। कुरु हो गया, कुरु, बताइए दोस्तों। कुरु हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया। कुरु, कौशल, काशी, सूरसेन, सूरसेन, कुरु, कौशल, काशी, सूरसेन, पांचाल, पांचाल, पांचाल हो गया। और बताइए दोस्तों, पांचाल हो गया, वत्स हो गया, मल्ल, कुरु, कौशल, काशी, सूरसेन, पांचाल, वत्स, मल्ल, और क्या हो गया दोस्तों? 8वां क्या होगा? चेदी, चेदी। ठीक है दोस्तों। तो ये 8 जो महाजनपद थे वो कहां पर थे? उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। ठीक है। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? तो 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। कुरु, कौशल, काशी, सूरसेन, पांचाल, वत्स, मल्ल और चेदी। अब दोस्तों राजधानी भी देख लिया जाए और वर्तमान अवस्थिति क्या उसको भी देख लिया जाए। कुरु, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी क्या थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो वर्तमान क्षेत्र क्या है? मेरठ। तो मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वह कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। कौशल, कौशल की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती थी। तो कौशल की राजधानी क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती। तो जो श्रावस्ती और अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है क्या है? कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। काशी, काशी की राजधानी दोस्तों काशी ही थी, वाराणसी। ठीक है, बनारस, ये चीजें आपको मालूम होगा। अब देखेंगे दोस्तों सूरसेन। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो था वह सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। पांचाल, पांचाल की राजधानी दोस्तों आइछत्र और काम्पिल थी। 2 राजधानी थी पांचाल की, एक आइछत्र और काम्पिल। तो आइछत्र जो है बरेली के आसपास का क्षेत्र हो गया और काम्पिल फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र हो गया। तो पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कौन से क्षेत्र थे वर्तमान के? बरेली और फर्रुखाबाद। बरेली और फर्रुखाबाद के क्षेत्र जो पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो वर्तमान में जो कौशाम्बी का क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र और कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था दोस्तों। मल्ल, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी दोस्तों। वर्तमान में जो कुशीनगर है वो क्षेत्र मल्ल महाजनपद के अंतर्गत था। चेदी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो सुक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। वर्तमान में जो बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है वह चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। तो 8 महाजनपद हैं। कुरु, कौशल, काशी, सूरसेन, पांचाल, वत्स, मल्ल और चेदी। तो देखेंगे दोस्तों कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। वर्तमान अवस्थिति के बारे में भी आ सकता है और महाजनपद की राजधानी क्या वो भी आ सकता है। तो आप हर एक एंगल से दोस्तों तैयार रहिए।